Hi and good evening, everybody. I'm Dr. Anshul Agarwal. I'm working as a consultant endocrinologist in Vinayak Hospital, Jhansi. I am an endocrinologist and basically deals with the hormones. And one such hormone is thyroid hormone. So I will be discussing basically about the thyroid hormone today in this live session. Um, I think our regional language, I'll just start speaking in my regional language itself in order to convey my message to maximum people. तो थायराइड ग्लैंड के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में मेनली ये बताऊंगा कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है और इसकी हार्मोन की कमी या ज़्यादा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, या फिर थायराइड की जो सूजन बहुत सारे लोगों में पाई जाती है उसके क्या कारण होते हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे थायराइड ग्रंथ के बारे में। थायराइड ग्रंथ एक बटरफ्लाई शेप का ग्रंथ होता है जो कि मिडिल ऑफ नेक में यहाँ पर सिचुएटेड रहता है। ये दो लोब्स होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, और एक इस्थमस से ये जुड़ा हुआ होता है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। ये एक तरह से एक बॉडी का इंजन की तरह काम करता है। अगर दूसरे ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन, ये भी इंजन की तरह काम करते हैं, बट थायराइड ग्लैंड भी एक इंजन की तरह काम करता है, क्योंकि इससे बनने वाले हार्मोन पूरी बॉडी में जाकर इस बॉडी के संचालन को संचालन करता है। जैसे कि जिसमें जो बनते हैं हार्मोन्स उनको बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स, यानी कि T3 एंड T4। अगर आप में किसी ने भी थायराइड का ब्लड टेस्ट करवाया होगा, उसमें ये तीन पैरामीटर्स देखे होंगे, एक था T3, एक T4 एंड TSH। तो T3 एंड T4 ये हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से बनते हैं। इस T3 को बोलते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन। ये T3 T4 हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो थायराइड हार्मोन से बनकर बॉडी के सर्कुलेशन में जाकर ये बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बॉडी के एनर्जी मींस बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं। जो बॉडी के अंदर वार्मथ है वो थायराइड हार्मोन की वजह से है, जो सेलुलर लेवल पे जाकर इस वार्म्स को बनाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखती है बॉडी की। इसके अलावा अलग अलग हार्ट, ब्रेन के फंक्शनिंग को भी इफेक्ट करती है। तो थायराइड हार्मोन से स्टार्ट करें। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, यानी कि T3 T4 कम हो जाए, तो हमारे तो क्या क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहले तो अगर ब्लड टेस्ट की बात करें तो T3 T4 कम हो जाएगा और फीडबैक मैकेनिज्म से TSH इसका में बढ़ जाता है। तो जनरली TSH 10 के ऊपर मिलेगा और T3 T4 की लेवल्स कम हो जाएंगे। जब ये प्रॉब्लम होगी इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड के लेवल का कम हो जाना। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या क्या लक्षण आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन लक्षण है बहुत ही या तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो सकता है, यानी कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, या फिर उनको सिंपल सी वीकनेस रहेगी, यानी कि बहुत कमजोरी या एक्सेसिव थकान हो रही है। अगर इस तरह के लक्षण है तो इसके काफी सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक कारण थायराइड हार्मोन की कमी भी है। तो T3 T4 का कम होना ये आपको बहुत ज़्यादा थकान और एक्सेसिव फटीग करा सकता है। इसके अलावा दूसरे अगर लक्षण की बात करें तो इसमें मोटापा बढ़ना, यानी कि वेट गेन स्पेसिफिकली पूछे तो वेट गेन में प्रॉपर फैट मास पे इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। मेनली जो वाटर है वो रिटेंशन होने लगता है, मेनली पैरों में और चेहरे के चारों तरफ। तो ये जो चेहरों के चारों तरफ रिटेंशन होगा, जैसे ही थायराइड का हार्मोन का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, ये रिटेंशन वाटर का चला जाएगा, स्वेलिंग चली जाएगी, ओवरऑल वेट लॉस हो जाएगा, बिकॉज पानी का जो रिटेंशन हुआ था वो वापस से चला जाएगा। तो इस रिटेंशन को हटा देता है अगर हम जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से देर विल बी अ वेट लॉस। इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो है कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस बनना। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत, लैट्रिन ठीक से ना आना, हार्ड होना और बॉडी के अंदर गैस बनना। तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्किन ड्राई होगी और कोल्ड होगी। इनफैक्ट ठंडियाँ टॉलरेट नहीं कर पाएंगे जो पेशेंट्स हाइपोथायराइड हो जाते हैं, कोल्ड इंटॉलरेंस बोलते हैं इसको। तो इस तरह के सिम्टम्स आने लगेंगे।
लड़कियों में स्पेसिफिकली अगर देखें तो पीसीओडी जैसे सिम्टम्स भी मिलते हैं अगर उनको हाइपोथायराइडिज्म है, और ये हाइपोथायराइड ट्रीट करने से पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा। पीसीओडी के सिम्टम्स जैसे कि महीना बढ़कर आना, डेट्स बढ़कर आना, या फिर बाल ज़्यादा आना, और या फिर महीना की डेट्स जो है बढ़ के आना और वेट गेन होना। तो ये सारे सिम्टम्स लड़कियों में मिल सकते हैं। बच्चों में बात करें स्पेसिफिकली, हाइपोथायराइडिज्म अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को मिल सकता है। अगर स्टार्ट करें सबसे पहले नियोनेट से, जो जस्ट पैदा हुए हैं उनमें अगर हाइपोथायराइडिज्म मिलता है, उनको बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म। उस वक्त अगर इसलिए स्क्रीनिंग, थायराइड की स्क्रीनिंग बच्चों के साथ ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगर उस चीज़ में अगर हम मिस करते हैं तो थायराइड हार्मोन ग्रोथ के लिए और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस स्टेज में हम थायराइड हार्मोन की कमी को नहीं पकड़ पाते हैं तो बच्चे के माइलस्टोन्स डिले होने लगेंगे, मेंटल रिटार्डेशन यानी आईक्यू लेवल लो होने लगेगा, और ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाएगा। ऐसे बेबीज को हम जैसे जैसे आईक्यू लेवल कम होता जाता है, इंटीरियर पार्ट्स और दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमने काफ़ी सारे पेशेंट्स अब देखे होंगे जिनमें बचपन से ही थायराइड की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनको पकड़ पाए 10 साल 12 साल में। उस वक्त उनका आईक्यू लेवल इतना लो हो जाता है, उनको बोलते हैं क्रेटिन बेबीज यानी क्रेटिनिज्म। इस तरह के हाइपोथायराइडिज्म बहुत ज़्यादा प्रिवेंटेबल है सिंपल एक स्क्रीनिंग टेस्ट से, यानी कि केवल एक टीएसएच अगर हम स्क्रीन कर ले बच्चे के पैदा होते ही साथ, इधर अम्बिलिकल कॉर्ड से ही ब्लड निकाल लिया जाए या फिर हील प्रिक से अगर ब्लड निकाल लिया जाए और उसको स्क्रीन कर लिया जाए, तो फिर ये सारी चीज़ें हम पहले से ही अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ अगर बच्चों में बात करें, बच्चों में अगर हाइपोथायराइडिज्म हो यानी कि 5 साल के ऊपर के बच्चों की बात करें मेनली, तो उसमें उनको आइसोलेटेड शॉर्ट स्टेचर यानी कि छोटा कद ये मिल सकता है, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स मिल सकते हैं, कंफ्यूजन और इरिटेबिलिटी, इसके साथ साथ कंसंट्रेशन डिफिकल्टी यानी कि स्कूल में जो है मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी एक हाइपोथायराइडिज्म का सिम्टम हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स बच्चों में मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी पर से में अगर पेशेंट को बच्चा नहीं हो रहा है, रिकरेंट अबॉर्शन का कारण हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। एंड इवन प्रेगनेंसी में अगर इसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया और थायराइड के फंक्शंस को हमने ऑल्टर थे और हमने उसको ट्रीट नहीं किया, तो बच्चों के अंदर जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं उनका भी ग्रोथ और डेवलपमेंट और ब्रेन का डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा और उनमें भी कमी आने की प्रॉब्लम है। उनका ग्रोथ थोड़ा सा ऑल्टर हो जाएगा, लो बर्थ वेट बेबी या फिर अर्ली अबॉर्शन जैसे चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद देखें तो फीमेल्स में ज़्यादातर ये थायराइड की परेशानी पाई जाती है, ऑलमोस्ट 9:1 का रेशियो है। इसके कई सारे मैकेनिज्म हैं, कारण हैं, जैसे कि एंटीजन प्रेजेंटेशन, फीटल एंटीजन प्रेजेंटेशन और ऑटो इम्यूनिटी जो कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है। ये सारे कुछ कारण हैं जो कि फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है थायराइड का इशू। इसके अलावा बड़ों में आ जाएं तो बड़ों में 60 साल के बाद, अगर 60 साल के बाद हाइपोथायराइडिज्म होता है तो इसमें एक बहुत ही सिंपल से इस तरह के भी सिम्टम्स मिल सकते हैं जिसमें पेशेंट को एक्चुअली में कोई सिम्टम्स नहीं है, उसको बोलते हैं एपैथेटिक हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि कोई सिम्टम्स नहीं है, वीकनेस, जनरलाइज थोड़ी सी वीकनेस है, फटीग है, बस इतने से सिम्टम्स होंगे, लेकिन आप जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपको पता चलता है कि उनका थायराइड का लेवल काफ़ी कम है। तो ऐसे पेशेंट को भी हमें स्क्रीन करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। इसके अलावा कभी कभार पोस्ट ऑप, प्री ऑप या फिर स्ट्रेस रिलेटेड सिनेरियोज में पेशेंट कोमा में जा सकता है अगर उसको थायराइड है और उसको ट्रीट नहीं किया है। इसको बोलते हैं मिक्सिडेमा कोमा। इस कंडीशन में जनरली पेशेंट को सोडियम कम होना, ग्लूकोज का लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल कम होना, हाइपोटेंशन, बीपी लेवल कम होना और कोमा में जाना, इसके अलावा कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, पेशेंट बहुत ठंडा हो जाता है। ये ऐसी एक सिनेरियो है जिसमें थायराइड हार्मोन देने से काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और पेशेंट कोमा से डायरेक्टली बाहर आ जाएगा विद इन 1 डे। तो थायराइड हार्मोन का इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है बॉडी के अंदर, इतना ज़्यादा रोल है क्योंकि ये एक इंजन की तरह काम कर रहा है, बॉडी के पूरे संचालन को कंट्रोल कर रहा है। तो ये था हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म को हम ट्रीट कैसे करते हैं और थोड़े से मिथ्स जो कि थायराइड से रिलेटेड काफ़ी सारे सोसाइटी में फैले हुए हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, और ये ऑलमोस्ट एक ही हार्मोन है जो कि टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। इसको थायरोक्सिन टैबलेट, जो कि बॉटल के पैकेट फॉर्म में बॉटल्ड फॉर्म में आती है, ये डेली एक टैबलेट मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक खाने को बोला जाता है। इसके 1 घंटे बाद ही हमें कोई खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना इसके साथ खाते हैं तो थायराइड का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होगा, जिसकी वजह से थायराइड प्रॉपरली ब्लड में नहीं जाएगी। हर दिन डिफरेंट लेवल थायराइड का ब्लड में जाएगा, एंड अल्टीमेटली आप जब भी ब्लड टेस्ट करवाते हैं टीएसएच हमेशा ऑल्टर्ड आएगा, कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा, और कभी भी थायराइड लेवल कभी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस मेडिसिन को कैसे लिया जाए। इस मेडिसिन का जो डोज भी प्रॉपर होना चाहिए, दैट इज वेट बेस्ड डोज होता है, अकॉर्डिंगली उसके दिया जाता है, तो डॉक्टर की सलाह से ही लें। और दूसरा, इसमें जब ले उसको एम्प्टी स्टमक लें, इसके 1 घंटे बाद ही कुछ खाना खाएं। इसके अलावा कुछ और प्रिकॉशंस भी लेने चाहिए, जैसे कि काफ़ी सारे पेशेंट्स जो कि थायराइड से प्रॉब्लम से होंगे, उनके वो ऑलरेडी कैल्शियम या आयरन सप्लीमेंट्स में होंगे, तो आइडियली ये भी एडवाइस किया जाता है जो कैल्शियम आयरन के सप्लीमेंट्स थायरोक्सिन के साथ ना लिया जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली थायरोक्सिन के साथ कंबाइन होके टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, एंड कभी आपका थायराइड फंक्शन अगेन कंट्रोल नहीं आ पाएगा। तो कैल्शियम आयरन की टैबलेट एटलीस्ट थायराइड मेडिसिन के 4 घंटे बाद ली जाए। इसके अलावा काफ़ी सारे मिथ्स ये भी आए, और ऑलमोस्ट 50% पेशेंट में से ये काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे लेके आते हैं कि कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, फूल गोभी जैसे वेजिटेबल्स, बोला जाता है, इंटरनेट में भी काफ़ी अवेलेबल है कि ये हमें हर थायराइड पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए, बट एक्चुअली में ये एक मिथ है, भ्रांति है। कैबेज और पत्ता गोभी और इस फैमिली की सारी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, टेपियोका, ये सारी वेजिटेबल्स आप कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो पकी हुई हो, और क्योंकि इसके अंदर जो एक्सट्रैक्ट होता है वो जनरली थायराइड एक्सट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से मना किया जाता है। बट अगर आप टैबलेट ले रहे हैं उसके ऊपर इसका जनरली कोई इंटरफेरेंस नहीं आता है, और इन वेजिटेबल्स को स्टॉप करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा और थायराइड के हार्मोन की टैबलेट अगर आप मिस कर देते हैं एक दिन, तो आपको जब भी याद आए उस वक्त ले ले, और डेली ले विदाउट एनी गैप। सो अगर ये सारे प्रिकॉशंस हम लेते हैं तो थायराइड का कंट्रोल होना बहुत इजी है, और जनरली इस टैबलेट से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जब तक कि अपन एडिक्वेट डोज ले रहे हो। तो एज सच हाइपोथायराइडिज्म देखा जाए तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही अच्छा क्योर है, एंड इसके थ्रू हम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करके जो हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं उन सबको हटा सकते हैं। तो ये हमने बात करी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। इसके बाद बात करते हैं थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाना, यानी कि थायराइड ग्रंथ का ओवर एक्शन हो जाना, जैसे कि T4 T3 ज़्यादा निकलेंगे। जैसे ही ब्लड टेस्ट के बारे में बात करें तो T4 T3 जब ज़्यादा निकलेंगे तो उसकी वजह से फीडबैक इनहिबिशन की वजह से TSH, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको बता दूं कि ये नोज के पीछे ब्रेन के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो मास्टर ऑफ ग्लैंड कहा जाता है। ये बहुत सारे हार्मोन्स निकलता है, उनमें से एक हार्मोन होता है TSH। तो जैसे जैसे T4 T3 ज़्यादा निकलते हैं, ये इनिबिट करते हैं कि TSH कम रिलीज हो, जिसकी वजह से TSH की मात्रा आपको कम मिलेगी ब्लड टेस्ट के अंदर। तो अगर ये ब्लड टेस्ट में वैल्यूज मिल रही हैं T4 T3 ज़्यादा और TSH कम, तो इसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। सो हाइपरथायरॉयडिज्म भी के कारण एक्चुअली ऑटो इम्यूनिटी ही होता है, जिसमें TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी यानी TSH का एक्शन उस रिसेप्टर लेवल पे ज़्यादा होने की वजह से T4 T3 ज़्यादा सिंथेसाइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से ओवर स्पिलिंग होने लगेगी बॉडी के अंदर T4 और T3 यानी थायरोक्सिन हार्मोन की। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन जो क्या लक्षण करेंगे बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले अगर बात करें हार्ट की, तो हार्ट के अंदर ये डायरेक्ट स्टिमुलेट करते हैं और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने की वजह से पॉल्पिटेशंस होने लगेंगे, यानी कि बॉडी पेशेंट को ये फील होने लगेगा कि बॉडी के हमारी धड़कन महसूस होने लगेगी। इसके अलावा कुछ अरिदमियाज भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जैसे अरिदमियाज, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बहुत ही इरेगुलर वे में चलेगी और घबराहट होने लगेगी। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है ट्रेमर्स यानी कि कपकपी,
हाथों में। इसके अलावा एंजाइटी, एलिवेटेड मूड और नींद नहीं आना, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इवन पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नसों का में दबाव जैसे सिम्टम, यानी कि झुंझुनी और नमनेस पैरों और हाथों में, इस तरह के सिम्टम्स भी हाइपरथायरॉयडिज्म में मिल सकते हैं। इसके अलावा पेट में जनरली लेटरिन बार बार आना या फिर गैस बनना या फिर क्रैम्प्स पड़ना, इस तरह के सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है वेट लॉस, जो कि काफ़ी सारा वेट लॉस होने लगेगा बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। कुछ सबसेट ऑफ पेशेंट में स्पेसिफिकली जिनको ग्रेव्स डिसीज है, ये इन पेशेंट्स में आंखों में इन्वॉल्वमेंट होने लगता है, तो आंखों में भी थायराइड के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आंखें बाहर निकल आती हैं। इसके अलावा आंखों में सूजन आना, आंखों में पेन होना या फिर आंखों में रेडनेस आना, लालानी पड़ना। इसके पीछे आंखों का विजन भी कम हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स थायराइड एसोसिएटेड ऑप्थेल्मोपैथी की वजह से हो सकते हैं। तो ये मेनली ग्रेव्स डिसीज में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म के कुछ अलग जो कारण हो सकते हैं वो है पर्टिकुलर स्वेलिंग का एक्टिवेशन होना, यानी कि टॉक्सिक नोड्यूल जिसको बोलते हैं, या फिर मल्टीपल काफ़ी सारी सूजन है, स्वेलिंग्स हैं जो कि एक्टिव हो गई है, जिसको बोलते हैं मल्टी नोड्यूलर गोइटर, जो कि टॉक्सिकोसिस करा रहा है। इसके अलावा ग्रेव्स डिसीज जिसमें पूरा थायराइड ग्लैंड डिफ्यूजली इनलार्ज हो जाता है और वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको बोलते हैं ग्रेव्स थायरोटॉक्सिकोसिस। तो इसमें हमने बात करी इसके लक्षण के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, बस इस हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए मेनली हमारे पास 3 ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें फर्स्ट है मेडिसिन में कार्बिमेजोल, मेथिमेजोल जैसे ट्रीटमेंट हैं जो कि थायराइड के सिंथेसिस को बनने के लिए रोक देते हैं थायराइड ग्लैंड के लेवल पे, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन कम बनता है। ये काफ़ी इफेक्टिव हैं ट्रीटमेंट एज सच, और काफ़ी जल्दी थायराइड हार्मोन को कम कर देते हैं। इसमें आपके डॉक्टर जनरली ट्रीटमेंट 2 साल तक देंगे और 2 साल के बाद इसको बंद करने की कोशिश की जाएगी इफ़ पॉसिबल। और दूसरा ट्रीटमेंट है रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन, जो कि न्यूक्लियर सब्सटेंस है आयोडीन 131 के द्वारा। इस ग्लैंड जो कि डायरेक्टली आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड में ट्रैप हो जाता है और थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से थायराइड का जो ओवर सिंथेसिस था हार्मोन का वो बंद हो जाएगा और हाइपरथायरॉयडिज्म क्योर हो जाएगा। तो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन अब्लेशन एक सेकंड ऑप्शन है जो किसी किसी केसेस में हम ले सकते हैं। और इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है एटलास सर्जरी। सर्जरी भी मेनली उनमें की जाती है जिसमें सूजन ज़्यादा है, नोड्यूल्स है, मल्टी नोड्यूलर है या फिर कैंसर की प्रॉब्लम लग रही है। तो इस सारे कंडीशंस में, या फिर एट लास्ट रिसोर्ट जहाँ मेडिसिन आयोडीन एब्लेशन फेल हो गया है, उन सारे कंडीशन में सर्जरी भी एक ऑप्शन होती है। तो हमेशा अपने डॉक्टर और पेशेंट को मिल के एक कंसल्ट करना चाहिए और ये डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो ये था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। इसके अलावा थायराइड की एक और कॉमन बीमारी है, यानी कि ग्वाइटर आपने काफ़ी सारे लोगों में हमने देखा होगा, पाया भी होगा कि यहाँ पे लोकलाइज सूजन होती है थायराइड ग्रंथि की, एंड उसको सूजन को हम बोलते हैं ग्वाइटर। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। पहले के ज़माने में जब आयोडीन की डेफिशिएंसी थी, तब आयोडीन डेफिशिएंसी इसका मोस्ट कॉमन कॉज था। अब आयोडीन डेफिशिएंसी के अलावा ऑटो इम्यून कॉज, यानी कि कुछ एंटीबॉडीज जो कि थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट काम कर रही हैं, उसकी वजह से भी ग्वाइटर मिल सकता है, जो कि थायराइडाइटिस करा देंगी। इसमें अगर आप ब्लड टेस्ट पे देखें तो एंटी टीपीओ और एंटी थायरोग्लोबुलिन जैसी एंटीबॉडी रेज मिलेंगी। तो ये सारी कंडीशंस ग्वाइटर कर सकती हैं। इसके अलावा जो कारण हो सकते हैं वो है नोड्यूल्स, इसलिए हर ग्वाइटर में अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें देखना होता है कि अलग अलग स्पेसिफिक सूजन तो नहीं है, नोड्यूल्स तो नहीं है, और अगर उसमें कोई सस्पिशियस नोड्यूल है तो उस नोड्यूल का हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी करके माइक्रोस्कोप में देख के उसमें ये देखना है कि उसमें मैलिग्नेंसी तो नहीं है। इसमें थायराइड में मैलिग्नेंसी पेपिलरी कार्सिनोमा जो कि सबसे कॉमन है, इसके अलावा फॉलिकुलर कार्सिनोमा या फिर मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए हर ग्वाइटर में हमें कैंसर मेनली रूल आउट करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसमें डिसाइड करते हैं कि उसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा।
तो अगर मैं हमने बात करी अभी तक हाई थायराइड के ग्लैंड के बारे में, उसका फंक्शन के बारे में, हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में, और उसके ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस अवेलेबल जो हैं, और गॉइटर के बारे में, यानी कि थायराइड स्वेलिंग के बारे में। तो इसके साथ ही आई विल लाइक टू एंड माय सेशन, एंड आई होप इट वाज यूजफुल टू यू। एंड एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर एनी, आप जो है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ लवली इवनिंग।